तो अपने स्वीट और प्यारे बच्चों के लिए एक बार फिर से हम मैदान में आ चुके हैं। हेलो बच्चों, आज का टॉपिक अपना सॉलिड स्टेट का 5वां लेक्चर होने जा रहा है और आज के क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द यूनिट सेल्स। मतलब पिछले 2 क्लासेज में यूनिट सेल्स के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ाई की है उससे रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आज के क्लास में हम लोगों को करने हैं। तो चलो लग जाए काम पर। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या करना है? एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक वेट 200 ग्राम पर मोल। मतलब एक एलिमेंट है, एटॉमिक वेट उसका दिया हुआ है 200 ग्राम पर मोल। मतलब अगर 1 मोल लेते हैं उसको, उसके 1 मोल एटम्स को पकड़ते हैं तो 200 ग्राम उसका वजन हो जाएगा। एंड द एलिमेंट फॉर्म्स क्रिस्टल्स विथ एन ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। ऑर्थोरोम्बिक बोले तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग रहेगी और जो 3 एंगल्स है लंबाई और चौड़ाई के बीच में एक एंगल होगा। हम लोग जैसे क्यूब बनाते हैं तो इस क्यूब में 3 एंगल्स होते हैं। एक एंगल तुम कह दो ये हो गया लंबाई और चौड़ाई के बीच में, एक एंगल ये हो गया लंबाई और ऊंचाई के बीच में, और एक एंगल ये हो गया चौड़ाई और ऊंचाई के बीच में। तो 3 एंगल्स इन्हें अल्फा बीटा गामा कह देते हैं। अभी अगले लेक्चर या उससे अगले लेक्चर या किसी न किसी लेक्चर में इन पर एक बार फिर से हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन इतना भी कोई बहुत बड़ा बात नहीं कि बार बार डिस्कशन करने की जरूरत है। लंबाई और चौड़ाई के बीच में एक एंगल, लंबाई और ऊंचाई के बीच में दूसरा एंगल, चौड़ाई और ऊंचाई के बीच में तीसरा एंगल, और तीनों एंगल्स 90 90 90। उसी को बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग और एंगल्स जो है 90 90 90 डिग्री होंगे। तो ऑर्थोरोम्बस या ऑर्थोरोम्बिक यूनिट्स है। तो एलिमेंट जिसका एटॉमिक वेट 200 ग्राम पर मोल है, इट फॉर्म्स क्रिस्टल्स विथ एन ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। जो क्रिस्टल्स बनते हैं उनका शेप है ऑर्थोरोम्बिक, और मतलब क्रिस्टल्स में जो यूनिट सेल्स बनते हैं उनका शेप है, यूनिट सेल का शेप है ऑर्थोरोम्बिक। और डायमेंशन बोले तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई टाइप का 200 पिकोमीटर गुणे 50 पिकोमीटर मल्टीप्लाइड विथ 100 पिकोमीटर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों जो है दे दी हुई है तुम्हें। इससे तुम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो यदि जरूरत पड़े तो। एटम्स ऑक्युपाई ऑल कॉर्नर्स। एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं? कॉर्नर्स पर है। एंड द बॉडी सेंटर, साथ ही साथ यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पर भी एटम्स ऑफ द यूनिट सेल। एटम्स ऑक्युपाई ऑल कॉर्नर्स एंड द बॉडी सेंटर्स ऑफ द बॉडी सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। एटम जो है वो कॉर्नर्स पर है और बॉडी सेंटर पर है। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। तो एग्जैक्टली पिछले क्लास में जो क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ा था ये इसी क्वेश्चन का लैंग्वेज फॉर्म था। वही क्वेश्चन जो है हमने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है। पिछले क्लास में हमने तुम्हें क्वेश्चन छोड़ा था चलते चलते कि एक ऐसा यूनिट सेल है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तुम्हें दे दी थी, लंबाई 200 चौड़ाई 50 और ऊंचाई 100 पिकोमीटर। कहा था सभी कॉर्नर्स पर एक एक एटम है, बॉडी के अंदर एक एटम रखा हुआ है और उसका मोलर मास 200 ग्राम पर मोल है। तो पता लगाने का इसकी डेंसिटी क्या होगी, तो वही क्वेश्चन उसी को जो है लैंग्वेज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था ताकि थोड़ा तुम्हें भी पता चले कि जब क्वेश्चन आता है तो चीजें कैसे कैसे लिखी रहती है। क्योंकि बहुत बार एग्जाम में, और बहुत बार क्या जो लोग नहीं कर पाते उनके साथ परेशानी यही होती है कि वो पढ़ करके समझ नहीं पाते हैं कि क्या लिखा हुआ है और करना क्या है। तो क्वेश्चन तो पिछले क्लास में ही हम लोगों ने समझ लिया था, होमवर्क दिया था कि तुम इसे करोगे, और आज की क्लास में उसी क्वेश्चन को लैंग्वेज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक वेट 200 ग्राम पर मोल, एंड एलिमेंट एटॉमिक वेट उसका इतना इतना है। इट फॉर्म्स क्रिस्टल्स विथ एन ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। और ये क्रिस्टल बनाता है जिसका यूनिट सेल ऑर्थोरोम्बिक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होगी, तीनों एंगल्स 90 90 90 होंगे। एंड यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स है, एटम्स ऑक्युपाई ऑल कॉर्नर्स, एटम सभी कॉर्नर पर है। एंड बॉडी सेंटर, और बॉडी के सेंटर पे है। एंड कैलकुलेट डेंसिटी, तुम्हें डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है हम लोग अप्लाई करेंगे और काम कर डालेंगे। तो डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है भाई? एक तो जो फॉर्मूला पिछले क्लास में डिराइव किया था उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग रोबोट की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन जब काम करने के लिए हम भी मैदान में मौजूद है फिर रोबोटिक वे में काम क्यों करना? लेट अस थिंक, इत्मीनान से करते हैं कुछ ऐसा जो आने वाले सभी प्रॉब्लम्स में काम करे। सो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अपने सामने ये यूनिट सेल है, अगर हम इस यूनिट सेल का मास निकाल ले, यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल ले और इस फॉर्मूले में रख दे तो काम बन जाएगा। तो वॉल्यूम तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एंड मास ऑफ यूनिट सेल।
या फिर ज्यादा लिखे मास ऑफ एटम्स इनसाइड द यूनिट सेल। यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स है उनके मास की बात करें तो यूनिट सेल के अंदर एक तो ये अकेला पूरा का पूरा एटम है, और कॉर्नर पर, सभी कॉर्नर्स पे, एक कॉर्नर पर बनाया, यहाँ भी एटम है, यहाँ भी एटम है, यहाँ भी एटम है, यहाँ पर भी एटम है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एक कॉर्नर उधर पीछे छुपा हुआ नहीं दिख रहा है। 8 कोने होते हैं और सभी कॉर्नर्स पर एक एक एटम है। और हम लोग जानते हैं जो कॉर्नर वाला एटम होता है वो 8 यूनिट सेल्स के बीच में उसकी शेयरिंग होती है। तो किसी एक यूनिट सेल में उसका 1/8 हिस्सा आता है। तो प्रत्येक कॉर्नर एटम का थोड़ा सा हिस्सा यूनिट सेल के अंदर है। कितना अंदर है? तो जस्ट 1/8, और ऐसा 8 बार होगा तो मल्टीप्लाइड विथ 8, दैट कम्स 1। बॉडी के अंदर भी एक एटम है तो 1 और 1 मिलाकर के 2 एटम्स हो जाएंगे। मतलब ये जो हमें मास लेना है, हमें 2 एटम्स का मास लेना है। तो चलो लिख दिया, मास ऑफ 2 एटम्स, मास ऑफ 2 एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। बस इतना काम कर दो, काम खत्म हो जाएगा। तो 2 एटम्स का मास कैसे निकालेंगे? हमें एटॉमिक वेट दिया हुआ है ना, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास जो भी है दिया हुआ है। तो एटॉमिक वेट कितना दिया था? एटॉमिक मास वाज गिवन 200 ग्राम पर मोल। मतलब 1 मोल एटम्स हो तो उसका वजन 200 ग्राम हो जाएगा। जैसे बाजार में तुम केला खरीदने जाओ तो बताता है 50 रुपए का दर्जन, मतलब 1 दर्जन 12 किलो का दाम जो है 50 रुपए। तो 1 किलो का दाम निकालना चाहो तो सोच सकते हो ना। तो कुछ वैसा सिचुएशन है। 1 मोल मतलब कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, और इतने एटम्स का वजन है 200 ग्राम। एक एटम का वजन कितना हो जाएगा भाई? 200 ग्राम। ये पूरा का पूरा डिवाइडेड बाय में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 2 एटम्स का वजन कितना हो जाएगा? तो एक एटम का जो वजन है इसका 2 गुना कर दो, तो 2 इंटू 200 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इसको उठा करके वहां रख दो। तो हमने इसको उठाया और इस फॉर्मूले में ला करके इस चीज को यहां रख दिया। तो ये हो गया 2 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। ये क्या है? ये 2 एटम्स का वजन है, 2 एटम्स का मास है। एंड वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम कितना है? तो लंबाई है 100 पिकोमीटर, चौड़ाई है 50 पिकोमीटर, और ऊंचाई है, अच्छा लंबाई कुछ 200 दिया था, उसी क्रम में रख देते हैं जैसा दिया था, कोई मतलब नहीं। और ऊंचाई है 100 पिकोमीटर। पिकोमीटर में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो डेंसिटी होता है सेंटीमीटर क्यूब का इस्तेमाल करके एक्सप्रेस करते हैं। तो पिकोमीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदल दो। तो जो पिको होता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था, जगह नहीं कहीं दिखाई पड़ रहा है भाई, हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था कि कहीं पर अगर x पिकोमीटर लिखा है तो हम इस p को हटाते हैं और इसके बदले में 10 टू द पावर -12 लिख देते हैं। तो 10 टू द पावर 12 मीटर हो जाएगा। फिर जो मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो x इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 100 सेंटीमीटर। अगर ऐसा लिख दे तो हो जाएगा x, ये 2 पावर से, मतलब ये 2 जीरो से इसका 2 पावर कट जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। तो कुछ इस तरह का सिचुएशन आएगा। मतलब तुम कह सकते हो कि हम पिकोमीटर के बदले में 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना। पहले पिको को 10 टू द पावर -12 से रिप्लेस किया, फिर मीटर को 100 सेंटीमीटर से रिप्लेस किया, और फिर इसके 2 जीरो से इसके 2 पावर घटा डाले, तो 10 टू द पावर -10। इस चीज को अगर हम यहां कर दे तो ये हो जाएगा, कहाँ लिखे, कैसे लिखे, चलो यही लिख देते हैं, 2 इंटू 200 डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई 200 पिकोमीटर को कितना लिखते हैं, तो 200 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर, ऊपर ये ग्राम है ध्यान रहे, और 50 पिकोमीटर को कितना लिख दे, तो 50 मल्टीप्लाइड विथ 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर, एंड मल्टीप्लाइड विथ इसी तरह से 100 है, तो 100 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर -10
सेंटीमीटर। अब एक न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोगों को मिल गया, इसे सॉल्व करना तुम्हारा काम रहेगा, इसके आगे मेरा काम खत्म। तो ये सब मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और यूनिट क्या आएगा, ग्राम डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू पकड़ लेना और साथ ही साथ उसके आगे उसका यूनिट लिख देना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से डेंसिटी जो है हम लोग निकाल देंगे। तो हम लोगों ने पिछली बार फॉर्मूला भी बनाया था, हम लोग उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी सोच सकते थे, लेकिन हमने जो है बिल्कुल बेसिक वे से कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है बस उस फॉर्मूले को सोचा, मास अपॉन वॉल्यूम, मास किस चीज का लेना है वो सोच डाला, वॉल्यूम किस चीज का लेना है वो सोच डाला। तो कहा कि मास 2 एटम्स का लेंगे और वॉल्यूम यूनिट सेल का लेंगे। 2 एटम्स का मास तुमको निकालना सिखाया, एटॉमिक मास जो दिया हुआ है 200 ग्राम पर मोल। ये चीज न भी दिया रहे तब भी अपने से समझ लेना है, मोस्टली ये चीज नहीं दिया रहता है। कह दिया सोडियम है, उसका एटॉमिक वेट जो है 23 है, तो तुम्हें समझ लेना है 23 ग्राम पर मोल। कार्बन है, एटॉमिक वेट 12 है, तो तुम्हें समझ लेना है 12 ग्राम पर मोल। तो किसी भी चीज का एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट दे दिया जाए तो वो आगे ग्राम पर मोल तुम अपने से ऐड करना सीखो। हमने क्वेश्चन में ये चीज दे दिया था, लेकिन कोई जरूरी नहीं रहे कि ये चीज तुम्हें दिया जाए, तो अपने से सोच लेना है कि एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट इन सब का यूनिट जो है ग्राम पर मोल होता है। तो हमने कहा कि 1 मोल एटम्स का वजन इतना होगा, उसी को इस तरह से लिख लिया कि 1 मोल एटम्स 200 ग्राम होगा। तो 1 एटम कितना हो जाएगा भैया, ये चला जाएगा डिवाइडेड बाई, तो ये 1 एटम का वजन आ गया। 2 एटम्स का वजन कितना आएगा, तो 1 एटम का जो भी वजन आया है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलेगा वो 2 एटम्स का वजन हो जाएगा। फिर कहा कि इसको उठा करके इधर इस फॉर्मूले में रख देना और जो वॉल्यूम आएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और पिकोमीटर को फाइनली हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। और फिर इसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन तुम अपने आप करोगे और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करके जो भी आंसर बनता है अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसको जो है पूरा कर डालोगे। तो बस आते हैं हम लोग अपने दूसरे सवाल पर। सवाल नंबर 2 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। पहले अच्छे से को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हेक्सागोनल यूनिट सेल, इस बार हम लोग हेक्सागोनल यूनिट सेल की बात करें। हेक्सागोनल कैसा होता है, जिसमें 6 साइड्स होंगे ना। अगर हम बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर यहां से इसी की एक और कॉपी तैयार कर ली जाए और इसी के नीचे ऐसे चिपका दे और इनको आपस में जोड़ दे। इसको यहाँ जोड़ दे, इसको यहाँ जोड़ दे, इसको यहाँ जोड़ दे, इसको यहाँ जोड़ दे और इसको ला करके पीछे से है तो डॉटेड लाइन से दिखा दे रहे हैं, इसको यहाँ जोड़ दे। तो ये हेक्सागोनल बन जाएगा। ठीक, 1 2 3 4 5 6 साइड्स है। हेक्सा मतलब 6 बार। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल हैज एटम्स, डेफिनेटली यूनिट सेल है तो उसके अंदर एटम्स होंगे ही होंगे। ऑन ईच कॉर्नर ऑफ द हेक्सागोन, ये कॉर्नर है, यहाँ पर एटम है, दूसरा कॉर्नर है, यहाँ पर एटम है, तीसरा कॉर्नर है, यहाँ पर एटम है, चौथा कॉर्नर यहाँ पर एटम, पांचवा कॉर्नर, छठवां कॉर्नर। टॉप एंड बॉटम फेस ऑफ द हेक्सागोन, ये ऊपर देख रहे हो, ये ऊपर एक फेस है ना, इसको हम कलर कर देते हैं। तो ये ऊपर जो है एक फेस हुआ, तो टॉप फेस पर एक एटम है, यहाँ पर एक एटम है, इसी तरह से बॉटम फेस पर भी एक एटम है। और डेफिनेटली ये नीचे वाले कॉर्नर्स पर भी एटम्स होंगे, उनको भी बनाना ही है। तो इस कॉर्नर पर एटम है, इस कॉर्नर पर एटम है, इधर पीछे वाले कॉर्नर पर, यहाँ पर लिखा है ना ईच कॉर्नर। तो ऊपर 6 कॉर्नर्स है, नीचे 6 कॉर्नर्स है, सभी कॉर्नर्स पर टॉप फेस एंड बॉटम फेस वहां पर एटम्स है। एंड 3 एटम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द हेक्सागोन, साथ ही साथ इसके बॉडी के अंदर, मतलब इसके अंदर बिल्कुल 3 और एटम्स, 1 2 3। ठीक, ये 3 एटम्स जो इसके अंदर है, बाहर नहीं निकले, बिल्कुल अंदर है। जैसे हम कोई चीज खा जाए बिल्कुल पेट के अंदर, जब पेट के अंदर चला गया तो किसी और के साथ साझेदारी होने का अब कोई प्रश्न नहीं बचता। अब वो गया पेट के अंदर, तुम संभालो, अब वो साझेदारी नहीं किया जा सकता। तो ये तीनों एटम्स बिल्कुल उसके पेट के अंदर जा चुके हैं, इनकी साझेदारी वगैरह पॉसिबल नहीं। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल हैज एटम्स ऑन ईच कॉर्नर ऑफ द हेक्सागोन, सभी कॉर्नर्स पर एटम्स है, टॉप एंड बॉटम फेसेस पर एटम्स है। एंड 3 एटम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर कहीं पर भी 3 एटम्स है। कहाँ है, हमने ऐसे ही बना दिया, सोच लेना 3 एटम्स बॉडी के अंदर कहीं भी है। पोजीशन की कोई बात नहीं है, तुम कहीं भी बना सकते हो, क्वेश्चन में जैसा दिया है पोजीशन की कोई बात नहीं करी है। तो प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द हेक्सागोन वो भी सोच लिया। एज शोन इन द फिगर, फिगर में शो भी किया है, तो
ये फिगर भी इस क्वेश्चन के साथ चिपका हुआ है, हालांकि हमने बनाया, लेकिन ये फिगर क्वेश्चन के साथ दिया हुआ है, ये वाला फिगर इस पास। फाइंड आउट सेल कंटेंट ऑफ दिस यूनिट सेल। इसका सेल कंटेंट पता लगाने का है। बोले तो इस यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स हैं? तो ये जो 3 एटम्स है ये तो अंदर है ही है। क्या ये पूरी तरह से अंदर है? तो नहीं, जो भी कॉर्नर पर होगा वो पूरी तरह से अंदर नहीं होगा। हमको देखना होगा कि इस एटम की शेयरिंग कितने और यूनिट सेल्स के साथ है। तो तुम करोगे क्या? ऐसे ऐसे हमने 2-3 और यूनिट सेल्स, क्योंकि हमारा कंप्यूटर है तो इस पर जो है कॉपी पेस्ट करना हमारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है। बोर्ड रहता तो हम भी न बनाते, बस इधर उधर करके तुम्हें थोड़ा समझाने की कोशिश करते। लेकिन कंप्यूटर बाबा की मदद से काम जो बड़ा आसान हो जाता है। इसकी हमने 2 और कॉपीज बना ली। अब इन तीनों को आपस में चिपका दो, ठीक है। जैसे 3 पानी के 3 ग्लासेज रखे हो, तीनों को आपस में चिपका के रख दो तो कैसा सिचुएशन बनेगा। चिपकाते समय क्या करोगे? इसका ये वाला फेस जो दिखाई पड़ रहा है, ये वाला फेस, इसके इस वाले फेस के साथ पूरी तरह से ऐसे चिपका दोगे ना। और इसी तरह से ये जो पीछे फेस दिखाई पड़ रहा है, पीछे वाला फेस, ये पीछे वाला फेस, इसके इस वाले फेस के साथ इधर से बिल्कुल चिपका कर रखोगे तो तीनों बराबर चिपक जाएंगे। तो तुम देखोगे कि ये जो एटम है, इसका ये वाला एटम, इसका ये वाला एटम और इसका ये वाला एटम, तीनों कॉमन हो जाएंगे। मतलब तीनों एक ही जगह पर आकर के पड़ेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एटम्स है वो तीनों यूनिट सेल्स में शेयर्ड रहे। ये एटम जो है ये तीनों, ये और ये तीनों के बीच में इसकी शेयरिंग हो जाएगी, राइट। और ये तो भी एक लेयर हो गया ना कि 3 पानी के 3 ग्लासेज है, तीनों को चिपका दिया तो एक लेयर हो गया। अब तीनों ग्लासेस के ऊपर 3 और ग्लास चढ़ा करके रख दो, तो 3 नीचे और 3 उसके ऊपर। तो तुम देखो तो ये जो कॉर्नर वाला एटम है 3 यूनिट सेल्स के साथ अपने लेयर में, और इसके बाद इसकी ठीक ऊपर वाले 3 यूनिट सेल्स के साथ ऊपर वाले लेयर में भी शेयर्ड है। मतलब किसी भी एटम को पकड़ो, कॉर्नर के किसी भी एटम को पकड़ो, सब इक्विवेलेंट है। जो एक के साथ होगा वही सबके साथ होगा। तो ये एटम कुल मिलाकर के 6 यूनिट सेल्स के साथ शेयरिंग में जा रहा है। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे। और उसके बाद 3 एटम्स, इन तीनों के ऊपर से 3 और यूनिट सेल रख दिए जाए तो हम शायद तुम्हारे लिए कुछ डायग्राम इसमें बना भी सकते हैं। तो मुश्किल काम नहीं है हमारे पास, तो कंप्यूटर बाबा है। तो इन तीनों को पहले हम थोड़ा पकड़ करके छोटा करते हैं ताकि डायग्राम को बनाने की जगह आए। फिर इस वाले यूनिट सेल को उठा करके इसके साथ चिपका दे, ठीक। इस वाले यूनिट सेल को उठा करके इसके साथ चिपका दे, कुछ इस वे में चिपकाएं जैसा बोला था। देखो ये चिपक गए ना, दोनों चिपक गए। थोड़ा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हो गया कि पहले इस पिछले वाले को थोड़ा दूर करना था, ये भी उसी में चिपका जा रही है। इसको भी चिपकाना है लेकिन बाद में चिपकाने का। तो इन दोनों को हमने चिपका दिया, ऐसे चिपका दिया, ऐसा चिपका दिया। तो देखो ये यहाँ पर 2 एटम्स जो है दोनों के कॉमन हो गए, यहाँ पर 2 एटम्स कॉमन हो गए। फिर इस तीसरे वाले को भी ले जाकर के उसी में चिपका दिया। चलो अब तुम भी चिपक जाओ। ये 3 यूनिट सेल्स मिलकर के ये उसी इस तरह से चिपक जाएंगे। फिर इन 3 के ऊपर भी, ये जो 3 है बस इतने में बात नहीं खत्म होगी, इन 3 के ऊपर 3 और, तो इसको भी लाकर के इसी को ऊपर रख दोगे। तो अब तुम समझ रहे होगे मेरी बात कि यहाँ पर जो एटम है, ये वाला जो एटम है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये एटम कुल मिलाकर के 6 यूनिट सेल्स के अंदर जो है इसकी शेयरिंग हो रही है, राइट। 6 यूनिट सेल्स के अंदर इसकी शेयरिंग जो है हो रही है। तो इन सबको हम वापस ले लेते हैं, क्योंकि बाद में यही पेज तुम्हें नोट्स की तरह से भी मिलना है, तो इतना कचरा रहेगा तो तुम बाद में कुछ नहीं समझ पाओगे। सो इसको हमने वापस ले लिया, समझाने के लिए समझा दिया और फिर वापस भी ले लिया। ग्रेट। तो इस यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स है उनका सिचुएशन हमने समझा। ये कोने का जो एटम है, कॉर्नर का जो एटम है, वो कुल मिलाकर के कितने यूनिट सेल्स के साथ उसकी शेयरिंग होनी है? 6 यूनिट सेल्स के साथ। तो किसी एक यूनिट सेल के अंदर उसका कितना हिस्सा आएगा? 1/6। किसी भी एक यूनिट सेल के अंदर इसका कितना हिस्सा आएगा? तो जो कॉर्नर पर कोई भी कॉर्नर है 1/6 एटम ही यूनिट सेल के अंदर है, बाकी दूसरे यूनिट सेल्स में जा रहा है। सेम इसका, सेम इसका, सेम इसका, इसका और इसका। तो ऐसे ऐसे कितने एटम्स हैं? 6 ऊपर वाले फेस पर है और 6 नीचे वाले फेस पर है।
तो मल्टीप्लाइड विद 12। फिर ये जो फेस के ऊपर एक एटम रखा हुआ है, जब इस यूनिट सेल के ठीक ऊपर उठा करके दूसरा यूनिट सेल रखा जाएगा तो ये वाला जो फेस है ये दो यूनिट सेल्स के बीच में कॉमन हो जाएगा। तो इसका मतलब इस फेस पर जो एटम है इसका आधा एटम ही इस यूनिट सेल के अंदर आएगा, आधा एटम तो दूसरे यूनिट सेल में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड विद 2। क्यों मल्टीप्लाइड विद 2? एक ऊपर और एक नीचे। फिर उसके बाद ये तीन एटम्स 1 + 1 + 1 ये तीनों एटम्स पूरी तरह से क्यूब के अंदर है, तो इन तीनों को भी पकड़ना है। तो ये 3 एटम्स बॉडी के अंदर, इतने सारे एटम्स फेस के ऊपर और इतने सारे एटम्स कॉर्नर के ऊपर, इन तीनों को ऐड कर लिया जाए। इसको सॉल्व करोगे 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में, 2 से 2 कट जाएगा 1 बार में। तो यहाँ 1 एटम, यहाँ 2 एटम, यहाँ 3 एटम, टोटल ऐड कर लो तो 3 2 5, 5 और 1 6। मतलब इस यूनिट सेल के अंदर इफेक्टिवली 6 एटम्स प्रेजेंट है। दिखने को तो बहुत सारे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के इस बंदे को कुल मिलाकर के 6 मिठाई खाने को मिलेगी। मतलब इसके अंदर, इसके पेट में कुल मिलाकर के 6 मिठाइयां जाएंगी। 3 तो पूरी तरह से चली गई हैं, आधा इधर से, आधा इधर से, और ये सभी जो कोने वाली मिठाइयां रखी हुई हैं, कोने वाली मिठाइयों का 1/6 पार्ट फ्रॉम ईच। सो 1/6 मल्टीप्लाइड विद 12 कर दोगे तो आ जाएगा 2 मिठाई। तो 2 मिठाई कोने पर से मिलेगी, आधी मिठाई ऊपर वाले फेस से, आधी मिठाई नीचे वाले फेस से, और ये 3 मिठाइयां पूरी तरह से पहले ही पेट में जा चुकी हैं। तो कुल मिलाकर के इस यूनिट सेल के अंदर 6 एटम्स होंगे और वही इसका यूनिट सेल का सेल कंटेंट बोला जाएगा ना। तो आंसर हो जाएगा 6। आई होप हमने सवाल तुम्हें समझा दिया। तो चला जाए अगले सवाल की तरफ। समझ में नहीं आता कि मतलब बकवास हम लोग करें क्या, इसीलिए हम आगे बढ़ते रह जाते हैं। फाइंड आउट पैकिंग इफिशियंसी ऑफ द 2 डायमेंशनल स्क्वायर प्लेनर यूनिट सेल एट शोन इन फिगर। 2 डायमेंशनल मतलब इस बार जो है 3 डायमेंशनल नहीं है। जो बॉल होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, जो सर्किल होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। जैसे हाथों में जो पहने जाते वाली चूड़ियां होती है उनको देखो तो वो सर्कुलर होती है ना, इस तरह से सर्कुलर होती है। और जो बॉल होता है उसमें थोड़ी थिकनेस वगैरह भी होती है, उसमें फूला हुआ सा रहता है। तो स्फीयर एंड सर्कल ये 2D है, 2 डायमेंशनल, और स्फीयर जो है वो 3D है, 3 डायमेंशनल है ना। जैसे ये रहा एग्जांपल में, ये अपना बॉल है, ये क्या है 3 डायमेंशनल है, ठीक। और अगर हम सर्कल देखें, अब सर्कल कहां से लाए भाई तुम्हारे लिए, हम कुछ दिख तो नहीं रहा है, कुछ भी मिल जाओ, चलो कुछ नहीं मिलता है तो हम तो है ना। ओके, एक पेज है अपने पास, पेज को जो है हम लोग जो है थोड़ा मेहनत करके अच्छे से फाड़ दें और इस पेज को ओपन करें। तो ये नियरली जो है थोड़ा इसमें डिजाइनें आ गई हैं, लेकिन अगर इसको और थोड़ा सा मेहनत करें सब डिजाइन गायब भी करा जा सकता है। चलो भाई, आई थिंक डिजाइन गायब होगा। ये सर्कल ना, तो सर्कल जो है इस पर चिपकाया जा सकता है, ये सर्कुलर से 2 डायमेंशनल है। और ये जो हम लोगों ने बॉल देखा था ये क्या है 3 डायमेंशनल है। तो 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन का अंतर। तो इस बार जो हमारी बात है वो 3 डायमेंशनल की नहीं है, बल्कि जो बात चल रही है वो 2 डायमेंशनल चल रही है। कि हमारे पास एक 2 डायमेंशनल सर्कल है, ये लिखा है ना 2 डायमेंशनल स्क्वायर प्लेनर यूनिट सेल। तो एक सर्किल लिया, चिपका करके दूसरा सर्किल, बगल में तीसरा सर्किल और उसके साथ चौथा सर्किल चिपका दिया, और चारों के सेंटर्स को ऐसे मिला दो तो एक स्क्वायर तैयार हो जाता है। इसको कहते हैं ये यूनिट सेल है। 3D नहीं 2D, इसमें लंबाई चौड़ाई है लेकिन ऊंचाई या गहराई या मोटाई जैसी कोई चीज नहीं है। तो 2 डायमेंशनल यूनिट सेल है। क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द 2 डायमेंशनल यूनिट 2 डायमेंशनल स्क्वायर प्लेनर यूनिट सेल एज शोन इन फिगर। इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का है बाबा, कि कितना % जगह इसके अंदर भरा हुआ है। तो ये जो यूनिट सेल दिखाई पड़ रहा है इसका चलो यहां से यहां तक की दूरी है, इसको कुछ मान लिया जाए, मान लेते हैं कि ये दूरी जो है a है। और हम साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ इसको कह देते हैं a, इसको कह देते हैं b और इसको कह देते हैं ये रहा c। तो a से c तक इधर का रेडियस हो जाएगा और c से b तक दूसरा वाला रेडियस हो जाएगा। तो डेफिनेटली a इज इक्वल टू 2r।
ये रिलेशनशिप भी अपने को समझ में आ रहा है कि ए से बी तक की जो दूरी है 2 बार रेडियस को जोड़ने पर मिल जाएगा, एक बार इधर वाले का रेडियस, एक बार उधर वाले का रेडियस। ठीक। और पैकिंग एफिशिएंसी मतलब इसके अंदर कितनी जगह है। जब 3 डायमेंशनल चीजें होती है तो हम वॉल्यूम लेते हैं, 2 डायमेंशनल चीजें होती है तो एरिया लेना पड़ेगा हमें। ठीक, जगह मतलब एरिया, और 3 डायमेंशनल है तो वॉल्यूम। तो अब की बार वॉल्यूम की बात नहीं है, एरिया की बात है। तो हमें ये जो दिखाई पड़ रहा है तो यूनिट सेल, इसका एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई मल्टीप्लाइड विद चौड़ाई, बोले तो ए स्क्वायर। और इसके अंदर ये जो सर्कल रखा हुआ है तुम साफ साफ देख सकते हो कि इसका 1/4 इनसाइड है, इसका भी 1/4 इनसाइड है, इसका भी 1/4 इनसाइड, और इसका भी 1/4 जो है वो इनसाइड है। तो टोटल कितना अंदर है, तो 1/4 इंटू 4 मतलब 1 सर्कल। तो इस यूनिट सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सर्किल आ रहा है और इसका एरिया निकालोगे तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला अगर हम जानते हैं, ऑक्यूपाइड एरिया मतलब कितना एरिया घेर रखा है डिवाइडेड बाय अवेलेबल एरिया, अवेलेबल एरिया मल्टीप्लाइड विथ 100। ऑक्यूपाइड एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, अवेलेबल एरिया कितना है, ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 100। अगर इसको सॉल्व करना है तो या तो आर को ए में बदलना पड़ेगा या तो ए को आर में बदलना पड़ेगा, और हम लोगों ने रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया है कि ये बराबर 2r है, रख दो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2r का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 100, और सॉल्व कर दो इसे तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर रहेगा ही, इंटू 100, आर स्क्वायर सार स्क्वायर कट गया, पाई का वैल्यू रखो 3.14 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड विथ 100। 4 से इसको कटा दो, 4 सते 28। हमने बताया ना कि हमने पहाड़ा जो हिंदी में पढ़ रखा है, तुम लोग अपना 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 करके जब तक याद करोगे तब तक हम बता देते हैं। 4 सते 28, 7 बार में कट जाएगा, बचेगा 3 और 4, 4 और 32, बचेगा 2, 4 बचे 20, 0.785 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। और जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल जो है 2 अंकों पर इधर चला आएगा, तो 78.5% जगह जो है इस यूनिट सेल का 78.5% जगह भरा हुआ है, और बाकी ये जो बीच में ये फालतू जगह है ये सब खाली जगह है। ठीक, तो ये भरा हुआ जगह, ये खाली जगह, भरा हुआ जगह, भरा हुआ जगह, भरा हुआ जगह, भरा हुआ जगह, खाली जगह। भरा हुआ जगह कितना है, 78.5%, यही इसका पैकिंग एफिशिएंसी, एंड दैट्स ऑल। राइट, कुछ मुश्किल काम नहीं था। हमने देखा यूनिट सेल ने कितना जगह कवर कर रखा है, तो इसका एरिया आया ए स्क्वायर। फिर देखा कि यूनिट सेल के अंदर जो सर्किल्स हैं, सर्किल का 1/4 1/4 1/4 बोले तो 1/4 4 टाइम्स 1 सर्किल के इक्वल हो जाता है, और 1 सर्किल मतलब उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। फिर कहा कि कुल एरिया कितना है और उसमें कितना एरिया भरा हुआ है, तो कुल एरिया है ए स्क्वायर, भरा हुआ एरिया है पाई आर स्क्वायर, डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ए और ए को आर के टर्म्स में लिख दिया कि ए बराबर 2r होता है, तो 2r का स्क्वायर कर दिया, और सॉल्व करते चले गए, it comes 78.5%. That's all. Question number next. What will be maximum efficiency of unit cell made by 2-dimensional packing of circles? फिर से 2-dimensional packing की बात करी जा रही है, maximum efficiency की बात हो रही है। What can be the maximum efficiency? Okay, let us try. तो एक सर्किल है, इसके बगल में दूसरा सर्किल, उसके बगल में तीसरा सर्किल, उसके बगल में चौथा सर्किल। ठीक, कुछ इस तरह से इंतजाम करते चले जाए। फिर ये 5वां सर्किल, 6वां सर्किल, 7वां सर्किल, 8वां सर्किल। एक तो ऐसी पैकिंग हो सकती है, और ये बीच बीच में जो है देखो खाली फालतू जगह। और दूसरी पैकिंग हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, एक सर्किल, दूसरा सर्किल, तीसरा सर्किल, चौथा सर्किल, और जब अगला सर्किल रखेंगे तो बीच में से ये जो गैप क्रिएट हो रहा है, इस गैप को कवर करते हुए एक सर्किल यहाँ ऐसे रखा जाए, फिर इस गैप को कवर करते हुए एक सर्किल यहाँ रखा जाए, इस गैप को कवर करते एक सर्किल यहाँ रखा जाए, एक सर्किल यहाँ रखा जाए, एक सर्किल यहाँ रखा जाए, एक सर्किल फिर ऐसे यहाँ पर, एक सर्किल ऐसे यहाँ पर। तो तुम देखोगे इसमें जो है बीच में ज्यादा जगह दिखाई पड़ रहा है, और इसमें बीच में कम जगह दिखाई पड़ रहा है। यहाँ फालतू जगह है, फालतू जगह जो है काफी ज्यादा है, और यहाँ पर फालतू जगह थोड़ा है। तो इसमें
खाली जगह काफी ज्यादा है, भरा हुआ जगह कम होगा। और इसमें क्या है, भरा हुआ जगह काफी ज्यादा मिलेगा और खाली जगह जो है वो काफी कम मिलेगा। तो इसका पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकाला जाए, तो हम लोग क्या करें, हम लोग ये सेंटर 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 एंड सेंटर, इसको मिला ले तक हेक्सागोन बन जाता है, ये भी सेंटर है। तो इस हेक्सागोन के अंदर, इस हेक्सागोन का टोटल एरिया निकाल लें और हेक्सागोन के अंदर आने वाले जितने सर्किल्स हैं उनका एरिया निकाल लें और डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दे, तो जैसे पिछली बार किया था वैसे हो जाएगा। तो इसको अगर हम यहां से ऐसे डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर दें तो बात कुछ साफ साफ हो जाएगी। तो इस हेक्सागोन का एरिया कितना हो जाएगा, या मे बी हम किसी एक इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के भी काम चला सकते हैं। सिर्फ इतना देखें तब भी हमको लगता है काम चल जाना चाहिए, लेकिन चलो हेक्सागोन वाला ही कैलकुलेशन कर डालते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो इस हेक्सागोन का एरिया निकालना है, तो इसमें से कोई एक ट्रायंगल को पकड़ लो, सभी आपस में एक जैसे हैं। कह दो ये पॉइंट जो है ए है, ये पॉइंट बी है और ये सेंटर वाला पॉइंट चलो कह देते हैं ओ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यहां से यहां तक की दूरी AB, AO एंड BO तीनों आपस में बराबर है। जितनी लंबाई इसकी उतनी लंबाई इसकी उतनी लंबाई इसकी। यहां से यहां तक की दूरी तुम ध्यान से देखो तो 2 रेडियस के बराबर होगा, एक रेडियस इधर एक रेडियस इधर। इसी तरह से ये दूरी भी जो है एक रेडियस इधर दूसरा रेडियस इधर, ये दूरी जो है ये भी एक रेडियस इधर एक रेडियस इधर। तो AB जो है 2r के बराबर है, AO वो भी 2r के बराबर है, OB वो भी 2r के बराबर है, राइट। तो हम इसका एरिया निकालना चाहें तो एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 साइड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ना, क्लास 10th में हमने पढ़ा था और बाई लक अभी तक हमें याद है। तो 10th का मैथमेटिक्स है, तो अगर 10th में मैथमेटिक्स तुमने थोड़ा सीरियसली पढ़ा होगा तो याद होगा, थोड़ा कम सीरियसली पढ़ा होगा तो भूल गया होगा, लेकिन बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। भूल भी गया हो तो जस्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं फॉर्मूला खोज लेना, और फॉर्मूला मिलेगा √3/4 साइड स्क्वायर। तो साइड कितना है, 2r के बराबर है, तो √3/4 इंटू 2r का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो √3 इंटू r स्क्वायर। ये निकल गया इस ट्रायंगल का एरिया। एरिया ऑफ हेक्सागोन, एरिया ऑफ हेक्सागोन, तो इसमें ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल्स है, तो 6 मल्टीप्लाइड विथ √3r स्क्वायर, जो भी आया उसी में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर्किल्स इनसाइड दी, सर्किल्स इनसाइड दी हेक्सागोन। हेक्सागोन के अंदर सर्किल्स कितने भैया, तो तुम देखो किसी भी एक सर्किल को देखो, हम थोड़ा ये कचरा पट्टी कम करते हैं ताकि आसानी से तुम देख सको। तो इस सर्किल का 1/3 हिस्सा, इस सर्किल का 1/3 हिस्सा जो है इसके अंदर है, 1/3 इसका 1/3 इसका 1/3 1/3 एंड 1/3, मतलब 6 बार 1/3। तो 1/3 1/3 मल्टीप्लाइड विथ 6, और एक पूरा का पूरा जो है बॉल जो है वो सर्किल के अंदर है, तो +1। तो ये हो जाएगा, ये 2 बार में कटेगा और 2 में 1 जोड़ दोगे तो 3 आ जाएगा। मतलब इफेक्टिवली जो है इसके अंदर 3 सर्कल्स प्रेजेंट है। और एरिया ऑफ द सर्कल्स, एरिया ऑफ दीज सर्कल्स, इन सर्कल्स का एरिया कितना होगा, तो एक सर्कल का एरिया होता है πr², 3 सर्कल्स है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है 3 सर्कल्स है, उनका टोटल एरिया है 3 × πr², और इस हेक्सागोन का अपने आप में एरिया जो है वो इधर हम लोगों ने निकाला है 6 × √3r²। दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर ले जाए तो पैकिंग एफिशिएंसी PE बराबर 3 × πr² डिवाइडेड बाय 6 × √3 × r², सारा स्क्वायर कट जाएगा, मल्टीप्लाइड विथ 100। सॉल्व इट डाउन, इसे सॉल्व कर डालो और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। तो इस बार कैलकुलेशन जो है तुम्हारे ऊपर छोड़ा जा सकता है। इससे ये 2 बार में कट जाएगा, पाई का वैल्यू होता है 3.14,
इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 और √3 का वैल्यू रख लो तो 1.732 और परसेंटेज में आंसर आएगा तो ऊपर हो जाएगा 314 डिवाइडेड बाई 2 1.732 भी है तो इसको घटा दो, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 157 डिवाइडेड बाई 1.732 कर लो। अपने पास कैलकुलेटर बाबा है सो कैलकुलेटर बाबा को फिर से याद किया जाए। 157 डिवाइडेड बाई 1.732 एंड आंसर कम्स 90.64। ठीक, मेरे कैलकुलेशन से जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 90.64%। मतलब इसके अंदर 90.64% जगह भरा हुआ है और लगभग 10% जगह जो है वो खाली है। जबकि अगर पैकिंग ऐसा किया होता तो हम लोगों ने भी पिछला कैलकुलेशन किया था, सिचुएशन कुछ ऐसा आएगा और इसके अंदर करीब हम लोगों ने लास्ट कैलकुलेशन किया था 78%, मतलब लगभग 80% जगह। तो इसके अंदर 80% जगह भरा हुआ है, 20% जगह खाली है और इसके अंदर लगभग 90% जगह भरा हुआ है, 10% जगह खाली है। तो डेफिनेटली इसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कम है। तो मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी के लिए बॉल्स को इस तरह से रखना पड़ता है। अगर बॉल्स को तुमने ऐसे रखा है तो पैकिंग एफिशिएंसी कम होगी। ठीक, खाली जगह ज्यादा होगा, भरा हुआ जगह कम रहेगा। और इसमें जो है भरा हुआ जगह और ज्यादा हो जाएगा और खाली जगह कम हो जाएगा। तो इसमें पहले वाले सिचुएशन में 80% जगह भरा हुआ है, 20% जगह खाली है, जबकि दूसरे सिचुएशन में लगभग 90% जगह भरा हुआ है, 10% जगह खाली है। इसीलिए इसी चीज को सेंस करने के लिए हमने कैलकुलेशन पूरा अंतिम तक ला दिया। तो कैलकुलेशन वाज सो इजी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एकदम जबरदस्त है, खूब अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब आसान भी है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। इट ऑल डिपेंड्स कि तुमने कितने अच्छे से पढ़ा। जितने अच्छे से पढ़ा उतनी आसानी से आ जाएगा। तो इस बार ए, बी और सी 3 एलिमेंट्स है। ए, बी, सी आर 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स है which react to, ये दूसरा वाला 2 लिख दिया, 2 ऐसा लिखना था, to form a crystalline solid। ये तीनों रिएक्शन करके क्रिस्टलाइन सॉलिड बना डालते हैं विथ क्यूबिक यूनिट सेल। इसका यूनिट सेल कैसा है? क्यूबिक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में बराबर, एंगल्स 90, 90 एंड 90 डिग्री। ए ऑक्युपाइज कॉर्नर, ए कहा जाएगा कॉर्नर पर। बी ऑक्युपाइज ऑल फेस सेंटर्स, बी कहा जाएगा फेस सेंटर्स पर जाएगा। एंड सी ऑक्युपाइज ऑल एज सेंटर्स एज वेल एज द बॉडी सेंटर। सी जो है वो एज सेंटर्स और बॉडी सेंटर्स को ऑक्युपाई करेगा। व्हाट विल बी सिंपलेस्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, राइट? तो क्वेश्चन तो हमने पढ़ा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड ए, बी और सी से मिलकर बना है। इसमें ए कहा जाता है, ए जो है वो कॉर्नर्स पर जा रहा है, बी कहा जा रहा है फेस सेंटर्स पर जा रहा है और सी कहा जा रहा है वो एज सेंटर्स, साथ ही साथ बॉडी सेंटर पर भी जा रहा है। तो इसी चीज को हम लोग समराइज कर ले। ए कहा जाएगा कॉर्नर्स पर, बी कहा जाएगा फेस सेंटर्स पर, सी कहा जाएगा वो जाएगा एज सेंटर्स पर, एज सेंटर्स प्लस बॉडी सेंटर्स। और इतने इंफॉर्मेशन से मिला करके हम लोगों को इस कंपाउंड का सिंपलेस्ट या एम्पिरिकल फॉर्मूला खोजना है कि इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। ओके, तो कितने कॉर्नर्स होते हैं? तो हम जानते हैं 8 कॉर्नर्स होते हैं। फेसेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। एजेज कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12 एजेज का मतलब हमें समझना होगा। हम लोग अगर एक क्यूब बनाना चाहे तो क्यूब कैसे बनाएंगे? ये बेस हमने खड़ा किया, देखो 1 2 3 4 लाइंस की मदद से ये बेस खड़ा कर देते हैं। तो ये एक एज हुआ ई डी जी ई, ये दूसरा एज हुआ ई डी जी ई, ये तीसरा एज हुआ ई डी जी ई और ये चौथा एज हुआ ई डी जी ई। एक एज, दूसरा एज, तीसरा एज, चौथा एज, ये 4 एजेज हो गए। फिर इन 4 एजेज के ऊपर 4 खंबे खड़े करो, 1 2 3 4, ये 4 और एजेज हो गए। अब 4 4 8 हो गए। और फिर इन 4 खंभों के ऊपर जो एक छत बना डालो। तो छत बनाने के लिए 1 2 3 और 4 और एजेज की जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के 12 एजेज तुम्हें चाहिए। 12 एजेज, 4 एजेज बेस को बनाने के लिए, 4 एजेज छत को बनाने के लिए और 4 एजेज जो इन खंभों को खड़ा करने के लिए। 12 एजेज, 8 कॉर्नर से 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर वगैरह हम पिछले क्लास में गिन चुके हैं। 6 फेसेज, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, और उसके अंदर उसकी एक अपनी बॉडी है, राइट? बॉडी का भी कोई सेंटर होगा, बॉडी सेंटर। तो एटम्स कहाँ कहाँ है?
कॉर्नर पर है। जो कॉर्नर का आइटम होता है वो 8 बंदों के बीच में उसकी शेयरिंग होती है, मतलब 8 यूनिट सेल्स के बीच में इसकी शेयरिंग होती है। ईच कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स। तो हम लोग देखेंगे जो कॉर्नर पर एटम है, प्रत्येक एटम 8 जगहों पर शेयर है, तो क्यूब के अंदर 1/8 एटम होगा और ऐसा 8 बार होने जा रहा है, तो इंटू 8। फिर जो फेस पर एटम होता है, हम लोग जानते हैं कि जो फेस वाला एटम होता है आधा अंदर आधा बाहर होता है, तो इंटू 6 कर दिया। फेस एटम क्यूब के अंदर आधा होता है, फेस एटम जो है 2 जगहों पर शेयर्ड होता है, तो फेस एटम का 1/2 इनसाइड 1/2 आउटसाइड। आउटसाइड मतलब बगल वाले क्यूब में चला जाएगा। एज पर जो एटम होता है, एज एटम का 1/4 इनसाइड और बाकी सब आसपास के क्यूब्स में चला जाएगा। प्रत्येक एज जो है वो 4 क्यूब्स के बीच में उसकी शेयरिंग होती है ना। प्रत्येक कॉर्नर की शेयरिंग 8 क्यूब्स के बीच में होती है। ठीक, तो हम लोग इस चीज को नोट कर सकते हैं। हम लोग इस चीज को नोट कर ले तो ज्यादा बेटर होगा। ईच कॉर्नर shared by 8 cubes. Each face shared by 2 cubes and each edge shared by 4 cubes. ठीक, इसको हम लोग डायग्राम बना करके बहुत इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। एक ऐसा ग्राउंड तैयार करो, ग्राउंड तैयार कर लो। ग्राउंड को 4 बराबर हिस्सों में से डिवाइड कर लो। ये ग्राउंड को हमने डिवाइड कर लिया 4 बराबर हिस्सों में। चारों पर 4 मकान तैयार करने को है। यहां पर एक पिलर लगाओ, सेंटर पे सबसे पहले पिलर लगाओ, फिर यहां पर एक पिलर खड़ा करने का, फिर यहां पर भी उतनी ऊंचाई का पिलर, यहां पर भी उतनी ऊंचाई का पिलर। चारों को मिला दो, ऊपर छत बना दो। ये हो गया देखो एक मकान। ठीक, हम छत का कलर चेंज कर देते हैं। ये हो गया देखो एक मकान। इसी तरह से मकान के बगल में, मकान के आगे और मकान के इधर 4 मकान यहाँ पर बना लोगे। फिर चारों के ऊपर एक फ्लोर और बनाओ, तो तुम देखोगे ये जो कोना है, ये वाला कॉर्नर, वो 8 में कॉमन रहेगा। तो प्रत्येक कॉर्नर 8 जगहों पर शेयर होने को जा रहा है। ये वाला एज, जैसे इस एज को तुम देखो, ये एज कितने जगहों पर शेयर होगा? तो एक तो जो सामने वाला तुम इसके आगे वाला क्यूब बनाओगे वहां पर शेयर होगा, इसके ऊपर जो क्यूब बनाओगे वहां शेयर होगा, और ये जो आगे वाले के ऊपर एक क्यूब बनाओगे। ठीक, हम लोग बना सकते हैं। हम क्या करते हैं, चलो एक पिलर और यहाँ खड़ा करते हैं। ये नीचे वाला बेस हटाते हैं ताकि काम थोड़ा आसान दिखाई पड़े। अच्छा रहने दो, जाने तो हटा दोगे तो फिर कुछ दिखेगा ही नहीं। सामने एक पिलर खड़ा किया, इधर एक और पिलर खड़ा किया, और इसकी भी छत हमने बना डाली। ये लो भाई, इसी के छत को आगे बढ़ा दिया, दोनों का ज्वाइंट छत हो गया। तो तुम ध्यान से देखो, जो ये वाला एज है, ठीक, ये व्हाइट वाला एज, ये एज अभी क्या है, दोनों के बीच में कॉमन है। फिर जब इन दोनों के ऊपर 2 क्यूब और रखोगे तो ये उन दोनों में भी कॉमन रहेगा। तो जो एज है वो 4 जगहों पर शेयर्ड है ना, जो एज है वो 4 जगहों पर शेयर्ड है। इसीलिए एज पर कोई भी आइटम रखोगे तो 1/4 सब में जाएगा। तो इसीलिए हम लोग वैसा सोच रहे थे। फिर ये जो फेस है, जैसे हम इस वाले फेस को देखें, ये जो फेस यहाँ पर तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, ठीक, ये फेस पीछे वाले क्यूब में भी और आगे वाले क्यूब में कॉमन है, मतलब प्रत्येक फेस 2 क्यूब में शेयर होता है। तो वही चीज हमने यहाँ पर तुम्हारे लिए लिखा है। प्रत्येक फेस 2 जगहों पर शेयर होता है, प्रत्येक कॉर्नर 8 जगहों पर शेयर होता है, प्रत्येक एज 4 जगहों पर शेयर होता है। तो कॉर्नर पर जो भी एटम रखोगे, अगर 8 भागों में डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक क्यूब के अंदर 1/8, फेस पर जो एटम रखोगे 2 के बीच में डिवाइड करोगे तो 1/2, और एज पर जो एटम रखोगे 4 के बीच में डिवाइड करोगे तो 1/4 क्यूब के अंदर आएगा। वही चीज हम लोग यहाँ पर कर रहे थे ना, कि कॉर्नर 8 होते हैं, प्रत्येक कॉर्नर पर 1/8 एटम, तो 1/8 मल्टीप्लाइड विद 8। फिर से 6 होते हैं, प्रत्येक फेस पर आधा एटम, इंटू 6। एज सेंटर 12 होते हैं और प्रत्येक एज सेंटर पर 1/4 एटम, और बॉडीज के अंदर जो एटम होता है वो तो अकेला रहता है, तो जस्ट 1। तो ये कौन सा एटम है? ए एटम की संख्या हमने इधर निकाली, बी एटम्स की संख्या इधर निकाली, सी एटम्स की संख्या इधर, ये पूरा सी एटम्स है ना, सबको अलग अलग निकाल लो। तो ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1, ये ए का नंबर हो गया। ये 3 बार में कट जाएगा, ये आया 3, बी का नंबर हो गया।
ये भी 3 बार में कट जाएगा और 3 और 1 को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 4, ये हो जाएगा सी का नंबर हो जाएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा A/B/C बराबर 1/3/4, और इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, ठीक, इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जैसे सपोज तुम्हारा रहता 10/8/6, तो इसको तुम 2 से कटा दो 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अब इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसा है कि तुम इसे और कटा पिटा नहीं सकते हो, ये अपने आप में सबसे सिंपल रेशियो, इसको और ज्यादा कटाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि 1 से छोटा तो वैसे भी कोई फ्रैक्शन में तुम्हें कटाने को मिलेगा नहीं। तो 1/3/4 और फॉर्मूला बनेगा AB3C4, ये उस कंपाउंड का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरह के सिचुएशंस में कौन कौन सा आइटम कहाँ कहाँ कितनी बार है, उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हम लोग छोटे मोटे फॉर्मूले भी बना सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस अपने अपने आप में, हालांकि पिछले क्लासेस के इंफॉर्मेशन पर थोड़े से बेस्ड जरूर थे, लेकिन अपने आप में सभी जो है थोड़े थोड़े अलग भी थे। इनसे तुम्हारा एक्सपीरियंस और ज्यादा हो। और बहुत सारे बच्चे परेशान होते, सर एक्सरसाइज कौन सा लगाए, सर कुछ एक्सरसाइज सीट देती है। अरे भाई, जितना पढ़ा दिया है उतना तुम अच्छे से करना सीख लो, कहीं किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो एग्जाम देना है ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर 2 4 5 लगाओ, बस काफी है, ठीक है। घोड़े जो है ज्यादा दौड़ भाग नहीं करते, अपना मस्त चना वना खा करके, घास फूस खाकर थोड़ा जंगल में घूम आते हैं, और रेस हमेशा वही जीतते हैं। और गधे कितने भी दौड़ ले, रेस कभी नहीं जीतते हैं। तो गधों वाली बात बिल्कुल नहीं, एकदम इत्मीनान से जो पढ़ाया जाता है तुम उसको पूरे कंट्रोल में रखोगे। जितना जितना सर ने पढ़ाया है, बस तुम समझ लो कि अगर हमारी जगह तुमको खड़ा हो जाना पड़े तो कोई दिक्कत ना हो, मेरी जगह तुम भी खड़ा हो जाओ, या मतलब खड़े होने में कभी कभी दिक्कत होती, तुम्हें उतना एक्सपीरियंस नहीं है खड़े होने में, बैठ जाओ। और इतना बड़ा क्लास 200-300 बच्चों का नहीं तो कम से कम 2-4 बच्चों का अपना झुंड बना लो। तो उसमें अगर तुम्हें बोलना पड़े तो जितनी बातें हमने बोली है, जो चीजें हमने सिखाई, तुम 4 बच्चों को सिखा सको, दैट्स ऑल। ये एक्सपर्टीजम चाहिए। उसके बाद कोई अलग से बहुत जो है ना फालतू इधर उधर का क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं। सिर्फ अपने ओल्ड ईयर क्वेश्चन बैंक पर ध्यान दो। 10 साल का पुराना पेपर ले लो और सारे पेपर्स को तुम देख लो, तुम कितना कर पा रहे हो। से मेरे सामने एग्जाम कोई आता था तो हम कुछ खास नहीं करते थे, जो पढ़ा है सो पढ़ा है। 8-10 साल का या 2-4 साल का या 5 साल का जो भी पेपर मिल जाए, पेपर को उठाया, सॉल्व किया, और मुझे दिखाई पड़ा कि चलो 80% सॉल्व हो जा रहा है या 70% सॉल्व हो जा रहा है, जो भी परसेंट सॉल्व हो जा रहा है वो परसेंटेज देख लिया। फिर कट ऑफ का आइडिया लगाया कि कितना परसेंट जो है कट ऑफ आता है एग्जाम में। मुझे लगता है कि से हमें पता चला कि 70% तो एडमिशन हो जाता है एकदम इत्मीनान से, और मेरा 70 के ऊपर आ रहा है। तो बस सारी तैयारी बंद, किताब कॉपी बंद करो, आराम से सो जाओ, और सो करके उठो, जाओ सुबह पेपर दो, और पेपर के बाद जब रिजल्ट आएगा तो बंदा अंदर है। और यही हमेशा होता था, जिसमें मतलब जहां पर क्वेश्चन पेपर पुराने नहीं मिल पाते थे वहीं पर थोड़ी हमें परेशानी हो गई है एक आध बार, लेकिन वो भी एक आधी बार। उसके बाद जब मतलब पता है कि क्या किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, 2-4 पेपर मिल गए, हमने लगा भी लिए, जब इत्मीनान से सारे लग जा रहे तो फिर क्यों परेशान हो रहा, फालतू अपना सिर क्यों फोड़ना हुआ। तो सारा बेसिक मटेरियल, सारा बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से कंट्रोल करो। जो क्लास में क्वेश्चंस कराए जाते हैं उन क्वेश्चंस को अच्छे से देखो। पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स पर काम करो, एंड दैट्स ऑल। उतनी तैयारी जो है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत है। और यहाँ पर जो है कक्षा 12 में जो है PhD के बराबर की पढ़ाई हम लोगों को नहीं करनी है। कक्षा 12 बोले तो कक्षा 12 मतलब कक्षा 11 और कक्षा 12 की पढ़ाई की बात चल रही है, तो उतनी बातें हम लोग करेंगे। फालतू बातें करके तुम्हारा जो है भेजा खराब नहीं करेंगे। सो ये 4-5 क्वेश्चंस आर वेरी गुड एंड रिलेटेड टू बेसिक नॉलेज। तो क्वेश्चंस कैसे कैसे हमने सॉल्व किया, इसीलिए तो मैं नोट्स देने का भी इंतजाम कर लिया है। तो वो जो लिंक हमने शेयर किया हुआ है, वो वाला एक वीडियो लेक्चर बनाया है ना, जिसमें हमने कैसे हमारा नोट्स प्राप्त किया जाए वो बताया हुआ है। उस वीडियो लेक्चर को ओपन करो, उसके नीचे जो लिंक दिया है उसको क्लिक करो। क्लिक करते ही जो है खजाना खुल जाएगा, और ये वाला नोट्स जो है मतलब जैसा जैसा लिखा हुआ है सच इसी तरह से। यहाँ पर बैकग्राउंड थोड़ा ब्लैक है, जब तुम्हें मिलेगा तो बैकग्राउंड जो है, हमने बताया था ना कि बैकग्राउंड थोड़ा तुम्हें बदला मिलेगा। हम लिखते समय ऐसा लिखते हैं, लेकिन तुम्हें देते समय वो ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो पढ़ाते समय हम ब्लैक बैकग्राउंड पर पढ़ाते हैं, लेकिन तुम्हें देते समय ब्लैक में देना पॉसिबल नहीं है। वैसे भी आजकल जो काम ब्लैक में होता है, सरकार बहुत टाइट हो गई है, ब्लैक बंदों को बहुत जल्दी पकड़ दे, तो एवरीथिंग शुड बी व्हाइट। इसीलिए लेन देन करते समय जो व्हाइट मोड में हम चले आते हैं। ब्लैक मार्केटिंग वाले बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं और काफी कूटे भी जाते हैं, तो हम नहीं चाहते कि तुम कूटे जाओ। सो उस वाले लेक्चर को देख करके ये नोट्स डाउनलोड कर डालो, और 5 क्वेश्चंस को अच्छे से कोशिश करो कि जब भी दोबारा मिले तुम एकदम इत्मीनान से कर सको। और मिले तो कर क्या सको, जिसने अच्छे से देखा हो उसको 5 क्वेश्चन जो है ना आज के बाद भूलेगा ही नहीं।
अब भूल जा रहा है तो इसका मतलब अभी तुमने थोड़ी कोशिश कम की है। इसको मतलब इतना अच्छे से पढ़ो कि जरूरत पड़ने पर आंसर तो छोड़ो, 5 क्वेश्चन भी तुम लिख सको ना। 5 क्वेश्चन में कोई ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत टेढ़ा मेढ़ा चीज दिया है जिसको याद रखने में बड़ी मुश्किल है। सीधा कॉन्सेप्ट को ही क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है हमने। तो अगर तुमने अच्छे से पढ़ा तो आंसर तो छोड़ो, क्वेश्चन भी तुम्हें नहीं बोलने वाला है ना। एग्जाम तक क्वेश्चन भी कभी नहीं है भूलेगा। तो बस आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में मिलते हैं तो प्रवचन जो है आगे फिर चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।